जैसे ही यह कहानी शुरू हुआ तो हमें एक दूसरे दुनिया में लोकी को दिखाया जाता है, जो कॉस्मिक क्यूब के बारे में किसी से बात कर रहा था, क्योंकि अभी कुछ ही देर के बाद वो कॉस्मिक क्यूब को धरती पर ले जाकर कोई पोर्टल यानी दूसरी दुनिया का रास्ता खोलने वाला था, जिससे थानोस की आर्मी पृथ्वी पर आकर तबाही फैला सके। और ये डील लोकी के साथ डन भी हो जाती है। यहाँ से सीन को शिफ्ट करके हमें शील्ड एजेंसी को दिखाया गया, जहाँ पर कॉस्मिक क्यूब को रखा गया हुआ था। उसी समय एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है जिसमें निक फ्यूरी थे। शील्ड एजेंसी के अंदर आकर वो एक साइंटिस्ट से मिलते हैं। तब साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि कॉस्मिक क्यूब में एक अजीब तरह के रेडिएशंस निकल रहे हैं और किसी को नहीं पता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कि तभी वहाँ पर लोकी भी आ जाता है। उसे देखते ही वहाँ के आर्मी उस पर फायरिंग करने लग जाती है, लेकिन लोकी अपने पावर्स को यूज करते हुए उन्हें दूर फेंकने लग जाता है। अब क्योंकि उसका मकसद ही अर्थ पर तबाही फैलाना था, इसीलिए वो उस कॉस्मिक क्यूब को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। निक फ्यूरी भी पीछे से उस पर शूट किए जा रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से लोकी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब निक फ्यूरी वहाँ के लोगों से कहने लगते हैं कि अब हमें द एवेंजर्स की टीम जल्द से जल्द बनानी होगी। हमें किसी भी कीमत पर कॉस्मिक क्यूब को दोबारा से हासिल करना होगा। यहीं पर हमें एक और बात पता चलता है कि शील्ड एजेंसी ने थानोस और उसके आर्मी से लड़ने के लिए एक बहुत पावरफुल वेपन्स बनाया हुआ था, क्योंकि कॉस्मिक क्यूब के एनर्जी से ही बना हुआ था। यहाँ से सीधा निक फ्यूरी द लेजेंड कैप्टन अमेरिका के पास जाते हैं। वहाँ पर निक फ्यूरी उसे सब कुछ बताते हैं कि कॉस्मिक क्यूब को चुरा लिया गया है और उसे वापस से हासिल करने में हमें तुम्हारी मदद पड़ने वाली है। दूसरी तरफ हम नताशा को भी देख पाते हैं, जो कि इंडिया जाकर हल्क को लाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें कॉस्मिक क्यूब के बारे में काफी नॉलेज है, इसीलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम उसको दोबारा से पा सके। दूसरी तरफ हम निक फ्यूरी के एक एजेंट को देखते हैं, जो कि टोनी स्टार्क से उसी बारे में बात करता है और वो भी अब एवेंजर्स के टीम में शामिल हो जाता है। उसी एजेंट को हमें प्लेन में कैप्टन अमेरिका के साथ दिखाया गया। वो उसे कहने लगा कि आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसे एडमायर करता हूँ। प्लेन लैंड होने के बाद कैप्टन अमेरिका हल्क और नताशा से मिलता है। वो लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। जैसा कि हमने देखा था कि उनका प्लेन एक सबमरीन पर लैंड हुआ था, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो बहुत ही विशाल थी, यहाँ तक कि वो आसमान में उड़ भी सकती थी। यानी वो एक फ्लाई क्राफ्ट था। जिसके बाद निक फ्यूरी उस जहाज में एक होलोग्राम एक्टिवेट करते हुए उसे इनविजिबल यानी गायब कर देते हैं। उधर हम लोकी को शील्ड में उन्हीं दो लोगों के साथ देखते हैं जिसने उन्हें अपने जादुई छड़ी से अपने वश में कर लिया था। उन लोगों में बात चल रही थी कि कॉस्मिक क्यूब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसे हम तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक इसकी रेडिएशन कम न कर लें, और इसका इलाज भी यानी वो एलिमेंट भी हमारे पास है जिसका नाम इरिडियम है, और वो हमें कहीं और नहीं बल्कि जर्मनी से ही मिलेगा। वहाँ लोकी और शील्ड का एक आदमी जिसे पोजेस कर लिया गया था, वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि वे जर्मनी जाएंगे और वो वहाँ चले भी जाते हैं। लेकिन इस बात की खबर निक फ्यूरी को लग जाती है कि लोकी के साथ उनका एक आदमी जर्मनी में घुस गए हैं। इसीलिए निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका से कहते हैं कि फौरन से तुम अपना सूट तैयार कर लो। अब कैप्टन अमेरिका अपना नया आउटफिट पहन कर आता है। दूसरी तरफ जर्मनी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर काफी अच्छी पार्टी चल रही थी कि तभी वहाँ पर लोकी आ जाता है और वहाँ के सभी लोगों को मारता चला जा रहा था, और वहाँ के कमांडर को गले से पकड़ते हुए एक जगह पर पटक देता है और उसकी आंखों में होलोग्राम से स्कैन करने लगता है और उसे अपने साथी तक भेज देता है। और ऐसा उसने इसलिए किया ताकि उसके साथी इरिडियम को हासिल कर ले, और वो हासिल करने में कामयाब भी हो जाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन लोकी सबकी ध्यान भटकाने के लिए अभी इधर ही था। यहाँ पर वो अब अपना पावर को सबको दिखाना चाहता था ताकि धरतीवासी उसे काफी ताकतवर समझने लगे, जिसके बाद वो उनके ऊपर अपना रूल बना सके। लोकी उन सभी से कहने लगता है कि मेरे सामने झुक जाओ। तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोलता है, हम तुम्हारे सामने कभी भी नहीं झुकेंगे। तब गुस्से में आकर लोकी अपने छड़ी से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही कैप्टन अमेरिका वहाँ पर पहुंचकर अपनी शील्ड को आगे करते हुए उस बूढ़े आदमी को बचा लेता है। अब कैप्टन अमेरिका लोकी से कहने लगा कि तुमने कैसे सोच लिए कि ये प्यारे प्यारे लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। सब जानते हैं कि तुम कैसे हो, और तुम तो डिजर्व भी नहीं करते कि इस दुनिया पर तुम रूल्स बना सको। यह सुनने के बाद लोकी गुस्से से बौखला जाता है
और अपने छड़ी से उस पर वार करने लगता है, लेकिन इस बार भी कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड से उसे रोक लेता है। अब यहाँ पर इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। लोकी अपने जादुई छड़ी की मदद से उस पर काफी ज्यादा ही हिट किए जा रहा था और कैप्टन अमेरिका भी खुद को डिफेंड किए जा रहा था कि तभी वहाँ पर एंट्री आयरन मैन की हो जाती है, जिसे देखकर लोकी की फट जाती है कि अब तो ये दो लोग हो चुके हैं, यानी अब वो उनके साथ फाइट ना करने का मान रखता है और अब वो उनके साथ चलने के लिए रेडी भी हो जाता है। यहाँ पर आयरन मैन अपने कुछ लोगों के साथ बातें कर ही रहा था कि ये लोग लोकी और उसकी साथी जर्मनी इसीलिए आए थे ताकि इरिडियम को हासिल कर सके, क्योंकि कॉस्मिक क्यूब को कंट्रोल कर पाना इतना आसान भी नहीं है। और सिर्फ यहीं तक नहीं था, उसको एक्टिवेट करने के लिए या फिर उसे किसी भी तरह से यूज करने के लिए इन्हें बहुत सारे टेम्परेचर की जरूरत पड़ने वाली थी। और जबकि इतना सारा टेम्परेचर उन्हें जर्मनी में मौजूद एक टॉवर पर मिलेगा, दूसरी तरफ प्लेन में हम लोकी को देखते हैं जो कि यूं ही नहीं पकड़े जाने वाला था, क्योंकि वो पकड़ा इसलिए गया है ताकि इसमें भी उसकी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की गई होती है। दरअसल वो एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था ताकि एवेंजर्स के हाथ कुछ भी ना लग सके और वो यहाँ से सेफली तरीके से स्किप कर जाए। वो अपने एक पोजेस हुए साथी को ऑर्डर देता है तो वो भी अपने और भी साथियों को लेकर एयरक्राफ्ट के पास आ जाता है, जिसके बाद वो अपने एरो से एयरक्राफ्ट के इंजन में मारता है, जिसमें उसमें बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इनविजिबल होकर पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट नीचे जमीन पर गिरने लग जाता है। लेकिन आयरन मैन भी कहाँ रुकने वाला था, वो फौरन से उस इंजन को स्टार्ट करने के लिए जाता है और वो अपने पावर की मदद से उसे फिर से स्टार्ट करने लग जाता है। वो उसे स्टार्ट कर तो देता है लेकिन वहाँ उसी इंजन में फंस जाता है, मगर किसी तरह से वो बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। इधर लोकी के पोजेस हुए साथी को दिखाया जाता है। वो अपने साथियों के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर लोकी को कैद करके रखा गया था। उसके दरवाजा को खोलकर उसे फ्री कराने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लोकी का भाई थोर आ जाता है। थोर को चकमा देते हुए लोकी अपने ही भाई को उसी कैद वाले शील्ड में लॉक्ड कर देता है। लेकिन जब इस बार में एजेंट को पता चलता है तो वो वही एडवांस वेपन्स निकालते हैं जो उन्होंने कॉस्मिक क्यूब के एनर्जी से बनाया हुआ था। वो उससे लोकी पर शूट करने ही वाला था, लेकिन लोकी अचानक से उसके पीछे आ जाता है और पीछे से अपनी मैजिकल स्टिक को उसके शरीर में घुसा देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। उधर हम नताशा को लोकी के उसी साथी से लड़ता हुआ देखते हैं, जो लड़ते हुए नताशा उसके ऊपर बहुत ही जोर से पंच करती है, जो सीधा वो नीचे गिर जाता है। और इधर लोकी भी यहाँ से फरार हो चुका था और वो टॉवर पर पहुंच जाता है और वो वहाँ पर एक एडवांस मशीन में कॉस्मिक क्यूब को लगा भी दिया था। उधर हम सभी एवेंजर्स को एक साथ देखते हैं तो निक फ्यूरी उन्हें बताने लगते हैं, हमने अपने एक एजेंट को खो दिया है जो कि कुछ देर पहले लोकी के छड़ी से जख्मी हुआ था। ऐसा होने के बाद सभी काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि वो अपने एक बहुत काबिल के साथ साथ एक वफादार एजेंट को खोया था। तब आयरन मैन कहता है कि हमें इसी वक्त कैलिफोर्निया मेरी इंडस्ट्री जाना चाहिए। अब ये सभी लोग कैलिफोर्निया तो पहुंच जाते हैं, लेकिन सबसे बुरी बात तो यह था कि कॉस्मिक क्यूब की वजह से लोकी ने पोर्टल को खोल दिया था और थानोस की सारी आर्मी वहां से निकलने लग जाती है। यहाँ पर सभी एवेंजर्स एक साथ होकर उनका मुकाबला किए जा रहे थे और हल्क भी अपने गुस्से के साथ अपने असली रूप में आ जाता है और दूसरे दुनिया के लोगों के साथ फाइट करने लग जाता है, जिसके बाद वो उस बड़े से क्रिएचर वाले बस को पंच मारते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर ये सब काफी दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि आखिर उस पोर्टल को बंद कैसे किया जाए कि तभी निक फ्यूरी को ऊपर से उसके हेड की कॉल आती है और वो कहने लगते हैं कि अगर आप सभी इस पोर्टल को बंद नहीं कर पाए तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही है कि हम इस पूरी की पूरी सिटी को मिसाइल के साथ उड़ा दें। और जबकि वो मिसाइल निकल भी चुकी थी, निक फ्यूरी भी यह बात आयरन मैन को भी बता देते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ 2.5 मिनट्स ही बचे हुए हैं मिसाइल को आने में। इधर नताशा काफी घबरा जाती है और लोकी की मैजिकल स्टिक को लेकर उस पोर्टल के पास चली जाती है। उस छड़ी से वो उसे बंद करने ही वाली थी, लेकिन तभी आयरन मैन उसे बताता है कि नहीं, ऐसा मत करना। उसके तरफ एक मिसाइल बहुत ही तेजी के साथ आ रही है क्योंकि उसके पास एक और ही आइडिया था। अब वो उस मिसाइल को सीधा उस जगह पर लेकर चला जाता है जहाँ से थानोस को जिस पोर्टल से निकलकर हमारी दुनिया में आए थे, बड़ी सी मिसाइल को उसके अंदर ब्लास्ट करके उस जगह को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जब काफी टाइम हो जाने के बाद आयरन मैन वहाँ से नहीं लौटा, तब कैप्टन अमेरिका नताशा से कहता है कि अब हमारे पास और टाइम नहीं है, हमें पोर्टल को बंद करना होगा वरना ब्लास्ट की वजह से हमारे लोग मारे जाएंगे। नताशा उस पोर्टल को बंद करने लग जाती है। आयरन मैन भी उसी पोर्टल में था। सभी लोग काफी दुखी थे क्योंकि यह तो नहीं जानते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। पोर्टल को अगर बंद नहीं किया गया तो ब्लास्ट की वजह से बहुत
बहुत से लोग मारे जाएंगे और अगर पोर्टल को बंद भी कर दिया गया तो आयरन मैन मारा जाएगा। लेकिन तभी उसी पोर्टल से निकलकर आयरन मैन बाहर आ जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने थानोस के कम्युनिटी को तबाह करने के साथ साथ अपने दोस्त को भी बचा लिया गया था और सभी लोग आपस में मिलकर एप्रिशिएट भी करते हैं। अब सभी लोग वहां उस टॉवर पर जाते हैं जहां पर लोकी को पकड़ लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि थोर अपने भाई लोकी और साथ में कॉस्मिक क्यूब को लेकर दोनों अपने अपने घर यानी यशगार्ड की दुनिया में चले जाते हैं। अब इस कहानी मूवी के एवेंजर्स पार्ट 1 के एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी थानोस से कह रहा था, पृथ्वीवासी काफी खतरनाक के साथ साथ बहुत ही पावरफुल हैं। हमें इनसे लड़ने के लिए और ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। कि तभी यहाँ पर थानोस एक डरावना सा स्माइल पास करता है, यानी वो इस चीज के लिए भी तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ से एवेंजर्स का पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मूवी शुरू होते ही हमें सभी एवेंजर्स को दिखाया जाता है जो कि हाइड्रा के बेस पर अटैक करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि हाइड्रा का लीडर काफी अजीब फॉर्मूला पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। उसके पास एक ऐसी सैप्टर होता है, यानी ऐसी स्टिक जिसके अंदर जेम लगा हुआ है, जबकि आपने इस कहानी मूवी के पहले पार्ट में देखा होगा। अब क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स कुछ ऐसे थे कि वो कुछ इंसानों पर सैप्टर को यूज करते हुए उनमें कुछ एनर्जी को डाल दिया करता था ताकि उसके लिए लोगों से लड़ सके, एवेंजर्स जैसे टीम से। जबकि उसका अगला टारगेट भी एवेंजर्स ही था। वो दो बहन भाइयों को चूज करता है जो कि दोनों ट्विंस होते हैं। हाइड्रा का लीडर इन पर पहले से ही काफी एक्सपेरिमेंट्स कर चुका था और अब इनमें काफी एनर्जी थी। अब वो लड़की जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया गया था वो फौरन से आयरन मैन के पास जाती है और अपने हाथों से कुछ अजीब तरह के एनर्जीज निकालते हुए उसे हिप्नोटाइज करने लग जाती है। जिसके बाद उसका भाई जिसमें स्पीड की एबिलिटी थी वो सीधा कैप्टन अमेरिका के पास जाता है ताकि उस पर अटैक कर सके। यहाँ से सीन को चेंज करके दिखाया जाता है कि जब ये लोग हाइड्रा बेस पर गए हुए थे और उन्हें बहुत ही मकसद के बाद उन्हें हरा दिया गया था, लेकिन पता चला कि दरअसल ये लोग उस सैप्टर को ही लेने के लिए गए हुए थे और उस सैप्टर को आयरन मैन के हाथों में हम देख पाते हैं। यहाँ आयरन मैन के लैब में हल्क यानी ब्रूस बैनर के साथ सभी लोग थे। सभी लोग प्लान करने लग जाते हैं कि वे सभी इस सैप्टर पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर ये इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर आयरन मैन और हल्क को एक बहुत ही खास बात पता चलता है कि इस स्टिक में जो जेम लगा हुआ है वो अपने आप खुद सोच समझ सकता है, यानी उसमें सोचने की एबिलिटी है, यानी वो खुद एक नई एनर्जी को जनरेट कर सकता है। तो आयरन मैन और हल्क उसके पास में एक और डिफेंस लेयर बनाते हैं ताकि वो वहाँ की चीजों को स्कैन ना कर सके और ना ही कुछ डैमेज दे सके। लेकिन उनका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि एनर्जी पहले से ही बाकी के इलेक्ट्रॉनिक तक पहुंच चुकी थी और उन्हें स्कैन करने लग जाती है। वहां पर आयरन मैन का एक और पर्सनल कंप्यूटर था जो कि खुद की इंटेलिजेंस रखता है। वो अपने अंदर से लेयर्स निकालते हुए उससे लड़ने लगता है ताकि वो बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज ना कर सके और ना ही उन्हें हिट कर सके। लेकिन सैप्टर भी अपने अंदर से एक अलग ही लेयर्स निकालकर आयरन मैन का कंप्यूटर, जिसका नाम आयरन मैन ने जारवेश रखा हुआ था, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद सैप्टर किसी दूसरे रोबोट में शिफ्ट होकर यहाँ से भाग जाता है। वहाँ से निकलने से पहले सैप्टर उस पूरे टॉवर को डिस्ट्रॉय कर डालता है। इसके बाद वो हाइड्रा बेस जाता है ताकि खुद को वो थोड़ा बहुत रिकवर कर सके और अपने बॉडी को इनहेंस कर सके। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सैप्टर अपने बॉडी को काफी हद तक ट्रांसफॉर्म कर चुका था और वो अब एक रोबोटिक फॉर्म में आ जाता है जिसका नाम अल्ट्रॉन हो चुका है। अल्ट्रॉन अब उन्हीं ट्विंस के पास जाकर कहने लगा कि तुम मेरे आर्मी में शामिल हो जाओ, हम आयरन मैन और बाकी एवेंजर्स के खिलाफ लड़ेंगे। जिसकी बात को सुनते ही वो ट्विंस फौरन से मान भी जाते हैं क्योंकि उनका कहना था कि आयरन मैन ने ही मेरे पेरेंट्स की जान ली थी। अब ये लोग उस वेपन्स डीलर के पास जाते हैं जो बहुत ही एडवांस वेपन्स बनाया करता था। अल्ट्रॉन उसे अपने लिए वेपन बनाने के लिए कहता तो है लेकिन वो उसे बहुत सारे पैसों की डिमांड करता है। अब जबकि अल्ट्रॉन एक रोबोट होने के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी था, इसीलिए उसके पावर से वो किसी भी अकाउंट को हैक करके दूसरे अकाउंट में पैसे डाल सकता था और वो ऐसा ही करके उसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा ऐड कर देता है। दरअसल वो चीज वाइब्रेनियम था, वही मेटल जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनाई गई है और ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्ट्रॉन्ग होती है। अब ये दोनों ट्विंस सीधा एवेंजर्स के पास पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उस ट्विंस में जो लड़की थी जिसके पास दूसरे लोगों की माइंड को कंट्रोल करने की एबिलिटी थी, इसीलिए वो जाकर ब्रूस बैनर यानी हल्क के दिमाग में यह डाल देती है कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। इसीलिए वो अब गुस्से में आकर अपने असली रूप में आ जाता है और वो अपने ही टीम को खत्म करने के लिए आगे बढ़ चलता है। जैसा कि हमें अच्छे
अच्छे से पता है कि हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो आयरन मैन भी अपना नया सूट यानी बड़ा वाला सूट पहन लेता है जो उसने पहले से ही तैयार कर रखा था। और ये सूट सिर्फ हल्क को कंट्रोल करने के लिए बनाया ही गया था, क्योंकि उसने पहले से जान ली थी कि हल्क किसी न किसी दिन ऐसा जरूर करेगा। अब यहाँ पर उन दोनों के काफी खतरनाक वाली फाइट शुरू हो जाती है। हल्क रोड से एक कार को उठाकर सीधा आयरन मैन के ऊपर फेंकता है कि सीधा उसे हिट करती है। आयरन मैन पीछे तरफ गिरता है और फौरन से आगे बढ़ते हुए हल्क को उठाकर रोड पर पटकता है। अब क्योंकि हल्क को जितना ज्यादा गुस्सा आता जाएगा उतना ही ताकतवर होता जाएगा, इसीलिए वो बहुत ही गुस्से के साथ एक रॉड से उसके बाजू के आर पार कर देता है, जिससे उसका सूट डैमेज हो जाता है और उसका हाथ टूटकर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी आयरन मैन, जबकि इसका पहले से ही इंतजाम कर रखा था, जो सिग्नल देते ही उसका नया हाथ आकर उसके साथ जुड़ जाता है। अब उसके हाथों से फायर भी निकलने लग जाती है और वो सीधा हल्क की तरफ फेंकने लगता है। हल्क फौरन उसके तरफ बढ़कर उसे मारने ही वाला था कि तभी आयरन मैन उसका हाथ को अपने हाथों में जकड़ लेता है। और अब यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को रोकने की काफी कोशिश करने लगते हैं। और अब यहाँ पर आयरन मैन हल्क को जोर जोर से पंच मारने लग जाता है। यह देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं कि एवेंजर्स खुद से ही लड़ रहे हैं, तो ये हमारी कैसे प्रोटेक्शन करेंगे। अब ये सारे के सारे एवेंजर्स और उनके लीडर्स यह डिसाइड करता है कि हम अपने देश को चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग अब इन्हें अच्छा यानी अपना मसीहा नहीं मान रहे थे। ये सब अब होकाय के घर जाते हैं, जो कि इन्हीं का मेंबर था, वही मेंबर जिसे पिछले पार्ट में लोकी ने पोजेस करके उसे अपने तरफ कर लिया था। यहाँ पर थॉर भी एक और आदमी से मिलता है जो कि इन्हीं का मेंबर था और ये भी लोकी से पोजेस होकर उनका साथी बन गया था। थॉर उसे अपने ऊपर किए गए अटैक के बारे में बताता है, जो कि उन्हीं ट्विंस में से एक लड़की ने किया था। अगले सीन में हमें कोरिया में अल्ट्रॉन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है। अब क्योंकि अल्ट्रॉन उसी जेम की पावर्स से ही बना हुआ था, तो वो चाहता था कि वो उसी जेम को एक बार और दोबारा से यूज करके उसी वाइब्रेनियम के साथ मिलाकर उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसीलिए वो उस लेडी से कहता है कि तुम मेरे इस काम में मेरी मदद करोगी। तभी वहाँ पर उन ट्विन बहन भाइयों में से लड़की उसका माइंड को ही रीड कर लेती है, जिसमें उसे पता चलता है कि अल्ट्रॉन उस सैप्टर को दोबारा से वाइब्रेनियम को एक साथ मिलाकर अपने लिए बहुत ही पावरफुल वेपन तैयार करना चाहता है, ताकि उससे वो धरती के सारे इंसानों को मार सके और वहां पर रूल कर सके। इसीलिए उसे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो भी तो एक इंसान ही थी। रोते हुए वो यह कहने लग जाती है कि हमें तो बस यही लगता था कि तुम तो बस आयरन मैन के अगेंस्ट हो, लेकिन तुम तो पूरी दुनिया को ही खत्म करना चाहते हो। इसीलिए मैं और मेरा भाई दोनों तुम्हारे कामों में कोई हेल्प नहीं करने वाले की। तभी वहाँ पर कैप्टन अमेरिका के साथ होकाय और नताशा की एंट्री हो जाती है। लोग वहाँ से कोई सिंथेटिक बॉडी को लेने के लिए आए थे। नताशा उस प्लेन का दरवाजा खोल देती है, जिससे सिंथेटिक बॉडी को वो लोग हासिल कर लेते हैं। अब ये लोग बस पर आते हैं, जहां पर आयरन मैन उसको यूज करते हुए अपना कंप्यूटर को वापस लाने की कोशिश करने लग जाता है। अब यहाँ पर थॉर भी अपना हैमर लाकर उसमें से बहुत ही ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को निकालने लग जाता है, ताकि वो उस जेम को एक्टिवेट कर सके। तब उसे पता चलता है कि ये जेम कोई आम जेम नहीं है, बल्कि वो उसी 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक स्टोन है। कि तभी यहाँ पर जनरेट हो जाता है एक और कैरेक्टर जिसका नाम विशन था, और ये उसी स्टोन से बना हुआ है। अब वो दोनों ट्विंस भी एवेंजर्स के साथ मिल चुके थे, क्योंकि उन्हें अल्ट्रॉन की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था कि वो क्या करना चाहता है। दोनों बहन भाई यह नहीं चाहते थे कि बाकी के लोग भी उसी तरह से मारे जाएं, जैसे उनके पेरेंट्स मारे गए थे। अब ये लोग सारे मिलकर अल्ट्रॉन के उसी बेस पर जाते हैं, जो कि उसने वाइब्रेनियम से कुछ ही देर पहले प्रोड्यूस की है, ताकि वहां पर जाकर ये लोग उसे डिस्ट्रॉय कर सके। अब यहाँ पर अल्ट्रॉन यह चाहता था कि जहाँ पर उसकी बेस है वो उस सिटी को आसमान में उठा ले, और फिर उसके बाद वो उससे पूरी दुनिया पर जोर से मारे, ताकि वहां पर जोरदार धमाका हो और सारी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो जाए। उसके बाद वो खुद यहाँ पर रूल कर सके और हर चीज अपने नए तरीके से बना सके। लेकिन एवेंजर्स को इस बात का पता पहले से ही चल जाता है और वो सब तैयारी के साथ वहां पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो अल्ट्रॉन की आर्मी इन पर अटैक करने लग जाती है। ये लोग उन लोगों को रोकने की काफी कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन वहां पर निक फ्यूरी अपने जहाज के साथ आ जाते हैं, जो उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस
इस लड़ाई के बीच उन दोनों बहन भाइयों में भाई को गोली लगने की वजह से उसकी जान चली जाती है, जिसकी वजह से उसकी बहन को बहुत ही ज्यादा दुख हो जाता है और अब वो डिसाइड करती है कि वो अल्ट्रॉन को मार डालेगी, उसका नामो निशान को ही मिटाकर रख देगी। जिसके बाद वो लड़की अल्ट्रॉन के पास चली जाती है और अपने पावर्स को यूज करते हुए उसके चेस्ट से उसके हार्ट को बाहर निकाल लेती है, जैसे उसने किसी फोर्स और अट्रैक्शन का यूज कर लिया हो। और यही चीज था जो अल्ट्रॉन को चलाया जा रहा था और अल्ट्रॉन मारा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और अधमरा हुआ रोबोट आता है जिसका स्ट्रक्चर अल्ट्रॉन जैसे ही था, लेकिन बुरी बात तो यह था कि वो उस मशीन को एक्टिवेट कर डालता है जिससे सिटी का पार्ट ऊपर उठने वाला था। अब वो पूरा का पूरा शहर आसमानों में जाने लग जाता है और तेजी से नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन आयरन मैन और थॉर वहाँ पर जाकर उसे रोकने लग जाते हैं और आयरन मैन अपने चेस्ट से कुछ एनर्जी निकलता है जिससे वो पूरा का पूरा शहर धरती पर गिरने से पहले ही आसमान में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी अब यहाँ पर अल्ट्रॉन के साथ साथ उसका पूरा प्लान को खत्म कर दिया गया था, यानी अब कहीं पर भी डिस्ट्रक्शन नहीं होने वाली है। इस कहानी मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया गया कि एवेंजर्स का एक और बेस बनाया गया है। अब थॉर इन सभी से कहने लगा कि मुझे यशगार्ड वापस जाना होगा, क्योंकि जिन 6 इन्फिनिटी स्टोन को मैंने अपने विजन में देख रखे हैं, मुझे इन पर कुछ रिसर्च करनी है। और कैप्टन अमेरिका और नताशा उन दोनों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए काफी अच्छी ट्रेनिंग देने लगते हैं और उनको नए नए तरीके सिखाने लगते हैं। इस कहानी को तो यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है, लेकिन इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें थानोस दिखाया जाता है जो कि कहने लगा कि मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करने वाला और मैं खुद दुनिया में जाकर उसे डिस्ट्रॉय करूंगा। और इसी के साथ यह कहानी, इस मूवी के दोनों पार्ट्स यहीं पर ही खत्म हो जाती हैं। आगे की कहानी जानने और देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट या पार्ट 3 लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।